नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को विदित है दोस्तों, डेली रात को 10 बजे आप लोगों की क्लास होती है जूनियर अकाउंटेंट को लेकर, अकाउंटेंसी को लेकर। मेरे प्यारे साथियों, आपको पता है कि इस क्लास में हम आपका जो अभ्यास बैच है, जिसकी प्राइस मात्र हमने 99 रुपए रख रखी है, उस अभ्यास बैच में आपको ये किताब करवाई जा रही है। इस किताब की दोस्तों अभी 3 क्लासेस चल रही है आप लोगों की। 3 से 5 आपकी चल रही है बीओ, 9 से 10 चल रही है आपकी इको, और 10 से 11 चल रही है दोस्तों आपकी अकाउंट्स। ये आपकी 4 घंटे की क्लास अभी आपकी चल रही है। और परसों से दोस्तों जो आपके 2 सब्जेक्ट बच रहे हैं, कौन कौन सा दोस्तों, एक आपका ऑडिटिंग और एक आपका आरएसआर वगैरह, इनकी भी क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों अपन चलते हैं। अब तक की कक्षा में मैं आपको दोस्तों इस किताब के 615 प्रश्न करा चुका था। अब आगे की बात करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहना चाह रहा है दोस्तों। 616 नंबर का प्रश्न ये कहना चाह रहा है कि रोकड़ बही का भुगतान पक्ष। मेरे प्यारे साथ, रोकड़ बही के भुगतान पक्ष का मतलब होता है पेमेंट साइड जो होती है। यानी रोकड़ बही में 2 साइड होती है दोस्तों। आप जानते हो कि ये अपनी केस बुक होती है। ओके, ये अपनी केस बुक होती है। केस बुक में दोस्तों आप जानते हो एक कॉलम आपका डेबिट होता है और एक कॉलम आपका क्रेडिट होता है। डेबिट जो होता है दोस्तों आपका रिसिप्ट का होता है और क्रेडिट आपका पेमेंट्स का होता है। अगर यहां पर दोस्तों 250 रुपए से कम कर दिया, यानी कि अपन पेमेंट साइड को 250 रुपए से कम दिखाया, तो बैंक समाधान विवरण पासबुक के अधिविकृत शेष से बनाया जाता है। अगर बैंक समाधान विवरण जो है दोस्तों वो पासबुक के अधिविकृत शेष के साथ बनाया जाता है। अधिविकृत शेष का मतलब होता है दोस्तों, पासबुक का अधिविकृत होता है क्रेडिट डेबिट बैलेंस। तो रोकड़ बही के अधिविकृत शेष पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें किस चीज का क्या करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि अगर दोस्तों अपन ने यहां पर रोकड़ बही को कम किया है, मतलब रोकड़ बही को हमने कम दिखाया है, तो पासबुक को भी कम दिखा दे। यानी कि पासबुक में हम इस मत को माइनस करेंगे, माइनस कर देते दोस्तों। अगर पासबुक का बैलेंस अनुकूल होता तो, यहां पर पासबुक का बैलेंस अनुकूल नहीं है, तो दोस्तों कौन सा है, यहां पर आपका जोड़ा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। ऐसे आपको समझने की कोशिश आपको करनी है। पर सीधी सी बात है, भुगतान पक्ष आपका कम है, यानी कि रोकड़ बही का बैलेंस कम है, तो रोकड़ बही का बैलेंस कम है तो पासबुक का बैलेंस भी कम होगा, यानी कि पासबुक के बैलेंस को भी माइनस करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि यहां पर मैं बता दूं आपको कि यहां पर आपके पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट है तो उसे अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उल्टा लिखेंगे, अधिविकृत उल्टा हो जाएगा, इसलिए 250 रुपए जोड़ा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये मैं पहले ही समझा चुका था। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से व्यवसाय के लिए स्रोत है बैंक में जमा रोकड़ ज्ञात करने के लिए। यानी कि बैंक में जमा रोकड़ ज्ञात करने के लिए हमें कैसे कैसे पता पड़ेगा। देखो, रोकड़ बही का जो बैंक कॉलम होता है वो ये बताता है कि आपका बैंक में पैसा है। आपके बैंक खाते से भी पता लग सकता है कि बैंक में कितना पैसा है, और बैंक की पासबुक से भी पता लगाया जा सकता है कि बैंक के अंदर कितना पैसा है, यानी बैंक में कितना पैसा पड़ा है। इन सभी प्रकार की मदों से हम बैंक के बैलेंस का पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में बैंक का बैलेंस है कितना। बैंक बैलेंस की जानकारी हम पता कर सकते हैं कि बैंक बैलेंस कितना होता है, इसलिए आपको यह ध्यान में रखना दोस्तों। क्लियर सभी को। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखिए क्या कहना चाह रहा है। ओके, अगला प्रश्न है, अगर रोकड़ बही का यानी कि जो केस बुक है, केस बुक के बैंक कॉलम का डेबिट से, दोस्तों आप जानते हो कि केस बुक के बैंक कॉलम का जो शेष होता है वो डेबिट ही होता है। अगर अनुकूल शेष की बात करें तो, अगर अनुकूल शेष की बात करें तो डेबिट शेष है, तो पासबुक का शेष क्या दर्शाएगा, तो पासबुक का दोस्तों हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। देखो मित्रों ध्यान सुना, रोकड़ बही का, अगर रोकड़ बही के बैंक कॉलम का डेबिट शेष का मतलब होता है पासबुक का क्रेडिट शेष, और रोकड़ बही के बैंक कॉलम का क्रेडिट शेष होता है पासबुक का डेबिट शेष। ये ध्यान रखना। क्लियर सभी को। मैं आपको समझा देता हूं सारी बातें, क्योंकि दोस्तों ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जूनियर अकाउंटेंट में अकाउंट्स के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है बीआरएस। बीआरएस बोले तो दोस्तों बैंक समाधान विवरण। और बैंक समाधान विवरण बनाने के पीछे लॉजिकल कारण क्या होता है कि रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक का बैलेंस जब मैच नहीं हो पाता तो उसको मैच कराने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। हमें पता है दोस्तों कि अपने पास एक केस बुक होती है, और यहां पर केस बुक का मतलब होता है बैंक बैलेंस, बैंक कॉलम, और एक होती है हमारे पास पासबुक। हमेशा एक बात ध्यान रखना दोस्तों, रोकड़ बही का डेबिट बैलेंस जो होता है वो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और रोकड़ बही का जो क्रेडिट बैलेंस होता है दोस्तों पासबुक का डेबिट बैलेंस शो करता है। यानी कि ये जो बैलेंस है ये आपके अनुकूल होते हैं, अनुकूल अपन कहे, जबकि दोस्तों ये जो बैलेंस होते हैं ये अपने प्रतिकूल होते हैं। प्रतिकूल होता है, प्रतिकूल का मतलब होता है अधिविकर्ष, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अधिविकर्ष जिसे कहते हैं, ओवरड्राफ्ट जिसे कहा जाता है। ये अधिविकर्ष बैलेंस आपके होते हैं, इनको अधिविकर्ष बैलेंस के नाम से हम इनको पहचानते हैं। अगला प्रश्न कहना चाह रहा है कि बैंक समाधान विवरण तैयार करने के लिए
कौन सी पुस्तकों का अवलोकन किया जाता है? आप जानते हो मित्रों, सबसे पहली बात आती है कि बैंक समाधान विवरण आपका कब बनाया जाता है। तो दोस्तों ये व्यापारी की इच्छा के अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है। बैंक समाधान विवरण कौन बनाता है? बैंक का जो खाता धारक होता है या व्यापारी बनाता है। बैंक समाधान विवरण क्यों बनाया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस का मिलान करने के लिए। ओके, और बैंक समाधान विवरण क्या है? ये एक स्मरणार्थ विवरण होता है जिसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, जिसका कोई निश्चित प्रारूप नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देता हूं, बैंक समाधान विवरण व्यापारी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी बना सकता है। बैंक समाधान विवरण एक स्मरणार्थ विवरण होता है। बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष का मिलान करने के लिए बनाया जाता है। और बैंक समाधान विवरण बनाने के लिए या तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष पता होना चाहिए या पासबुक का शेष पता होना चाहिए। रोकड़ बही के बैंक कॉलम का शेष हमेशा डेबिट होता है, अगर क्रेडिट है तो वो ओवरड्राफ्ट होता है। तो हमें जानते हैं दोस्तों कि बैंक समाधान विवरण रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के शेष को मिलान करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। बेसिकली रोकड़ बही की बात करें तो रोकड़ बही का कौन सा कॉलम? बैंक कॉलम। क्योंकि हमें ये तो पता ही है दोस्तों, रोकड़ बही तो 4 प्रकार की होती है। एक सिंपल केस बुक होती है, एक 2 कॉलम केस बुक होती है, एक 3 कॉलम केस बुक होती है और एक पेटी केस बुक होती है। यहां पर 3 कॉलम केस बुक की बात की जाती है क्योंकि 3 कॉलम केस बुक में दोस्तों केस और बैंक का कॉलम होता है। तो यहां पर रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक का जो मिलान होता है, उस मिलान को करने के लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। और बैंक समाधान विवरण जो होता है दोस्तों, वो आपका एक स्मरणार्थ विवरण होता है। कौन सा होता है? आपका स्मरणार्थ विवरण होता है। इसे हम स्मरणार्थ विवरण की कंडीशन में शामिल करते हैं। और ये व्यापारी की इच्छा अनुसार दोस्तों, किसके? व्यापारी की इच्छा अनुसार, इसे व्यापारी की इच्छा अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है। ये व्यापारी की इच्छा अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है दोस्तों। ओके, व्यापारी की इच्छा अनुसार कभी भी बनाया जा सकता है। और ये क्यों बनाया जाता है? रोकड़ बही के बैंक कॉलम और पासबुक के बैलेंस को मैच कराने के लिए बनाया जाता है दोस्तों। क्लियर? अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने कहना चाह रहा है कि पासबुक के अनुसार बैंक शेष का मतलब क्या होता है? पासबुक के अनुसार बैंक शेष का होता है कि रोकड़ पुस्तक में आपका डेबिट बैलेंस है और पासबुक में कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि जमा से। तो रोकड़ बही का डेबिट शेष और दोस्तों पासबुक का, यानी बैंक शेष जो होता है मित्रों, आपका जो बैंक बैलेंस होता है, जो बैंक बैलेंस होता है मेरे प्यारे साथियों, वो क्या बताता है कि रोकड़ बही के अंदर आपका डेबिट बैलेंस है और पासबुक में आपका क्रेडिट बैलेंस है। यानी कि बैंक बैलेंस का मतलब होता है कि आपके रोकड़ बही का डेबिट शेष और पासबुक का क्रेडिट शेष होता है, वो आपका बैंक बैलेंस कहलाता है कि आपकी बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है। अगर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है, पासबुक का डेबिट शेष है, तो इसका मतलब दोस्तों वो अधिविकर्ष होता है। दोस्तों क्या होता है? अधिविकर्ष, जिसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं, वो हमारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है। आप जानते हो, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस का मतलब होता है कि आपकी रोकड़ बही का बैलेंस तो डेबिट है और पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है, और अधिविकर्ष जो होता है वो रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है और पासबुक का डेबिट शेष है। ये ध्यान रखना। चलिए सभी को, चलिए अगला प्रश्न कहना जा रहा है। अगला प्रश्न आपकी किताब हाथ में है दोस्तों, कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अगला है पासबुक की प्रतिकूल, पासबुक का जो प्रतिकूल बैंक शेष होता है वो क्या होता है? दोस्तों आप जानते हो पासबुक का बैलेंस बेसिकली क्रेडिट होता है अगर वो अनुकूल शेष है तो। लेकिन अगर पासबुक में दोस्तों अगर डेबिट शेष है तो इसका तात्पर्य आप समझते हैं दोस्तों, इसका मतलब वो आपका प्रतिकूल शेष है। और जो प्रतिकूल शेष होता है दोस्तों, वो आपका अधिविकर्ष कहलाता है, उसे हम अधिविकर्ष कहते हैं। ये अधिविकर्ष की डेफिनेशन में शामिल किया जाता है। पासबुक में जो क्रेडिट शेष होता है दोस्तों, वो आपका अनुकूल शेष होता है, उसे हम अनुकूल शेष कहते हैं, जो ये बताता है कि आपकी बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। रोकड़ बही का क्रेडिट शेष जो होता है, रोकड़ बही का जो क्रेडिट शेष होता है वो दोस्तों आपका प्रतिकूल होता है, यानी कि रोकड़ बही का क्रेडिट शेष प्रतिकूल होता है, जो अधिविकर्ष को शो करता है कि आपका बैंक में पैसा ज्यादा पड़ा हुआ है, सॉरी अधिविकर्ष आपने ज्यादा कर रखा है। ये ध्यान रखना। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये कहना चाह रहा है आपका कि तलपट में, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस खातों की एक सूची होती है जो गणितीय शुद्धता का पता लगाने के लिए बनाया जाता है। तलपट में बैंक शेष का मतलब क्या होता है? पासबुक का शेष। तो तलपट का जो बैंक शेष होता है वो रोकड़ बही के अनुसार शेष को बताता है कि रोकड़ बही का जो बैंक बैलेंस है, यानी कि इसको, तभी तो दोस्तों तलपट में जो बैंक शेष होता है उसको कैश एट बैंक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैश एट बैंक, कि आपका बैंक में कितना कैश पड़ा हुआ है, उसे अपन कैश एट बैंक लिखते हैं। दोस्तों कैश एट बैंक की बात मानता है दोस्तों, कैश एट बैंक के अंतर्गत दोस्तों उसे शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है, ये कहना चाह रहा है चेक प्राप्त किया, मतलब कि हमने चेक प्राप्त किया। दोस्तों एक बात ध्यान कि जब भी कोई व्यापारी चेक प्राप्त करता है वो नगद राशि मानी जाती है जब तक उस चेक को बैंक में जमा नहीं करवा दिया जाता।
आगे पढ़ते हैं। और उसे उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया तो इस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो रोकड़ भाई के बैंक खाने को यहां पर रोकड़ भाई के बैंक खाने में एंट्री की जाएगी, यानी रोकड़ भाई के बैंक खाने में उसकी एंट्री की जाएगी, यानी रोकड़ भाई के बैंक खाने में उसकी एंट्री होगी। और ये माना जाएगा जैसे बैंक अपन उसी दिन बैंक में जमा करा दिया तो एंट्री होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जब भी किसी व्यापारी को कोई चेक प्राप्त होता है तो दोस्तों तो वो रोकड़ भाई के रोकड़ खाने में एंट्री होती है अगर उसको उसी दिन बैंक में जमा नहीं करवाते हैं। अगर किसी व्यापारी को कोई चेक प्राप्त होता है और व्यापारी उस चेक को बैंक में जमा नहीं कराता है तो रोकड़ भाई के रोकड़ खाने में एंट्री की जाती है। लेकिन जब किसी व्यापारी को कोई चेक प्राप्त होता है और उसे दोस्तों बैंक में जमा नहीं कराते, बैंक में जमा करा देते हैं तो रोकड़ भाई के बैंक खाने में उसकी एंट्री कर दी जाती है। यानी यह माना जाता है कि जैसे कि हमने रात ही बैंक में जमा करवा दी। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है कि बैंक द्वारा बैंक शुल्क लगाया, बैंक ने बैंक शुल्क लगाया। आप सभी को पता है दोस्तों, बैंक हमें जो भी सर्विसेज देता है, चाहे वो आपको चेक की सर्विसेज हो, चाहे आपको दोस्तों एटीएम की सर्विस हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड की, बैंक हमें कई प्रकार की सर्विसेज देता है। उस सर्विसेज के बदले में बैंक अपना चार्ज लेता है। बैंक चार्ज लेता है, इसका मतलब बैंक अपने आप को डेबिट कर लेता है, यानी आपके खाते से पैसा वो विड्रॉल कर लेता है। तो दोस्तों यहां पर प्रश्न बनता है कि बैंक द्वारा बैंक शुल्क लगाए जाने पर इसमें क्या होगा। तो आप जानते हो पासबुक को वो डेबिट कर लेगा, यानी पासबुक से वो पैसा निकाल लेगा। दोस्तों कभी कभार आपने देखा होगा कि आप जब एटीएम से पैसा निकालते हो तो आपके पास डेबिटेड का मैसेज आता है कि डेबिट कर लिया आपने इतना, और जब आप पैसा जमा कराते हो तो आपके पास क्रेडिट का मैसेज आता है। तो इसका मतलब पासबुक में जमा करा है, ये जमा कराने की एंट्री होती है, जबकि बैंक शुल्क का मतलब है आपकी पासबुक से पैसा निकाल लिया, और पासबुक से पैसा निकालने का मतलब आपका डेबिट होता है, यानी पासबुक का बैलेंस आपने डेबिट कर लिया। पासबुक को डेबिट करेंगे दोस्तों तो यहां पर रोकड़ भाई को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, पासबुक को डेबिट करना और रोकड़ भाई को क्रेडिट करना, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर सभी को? अगला प्रश्न दोस्तों आप लोग सामने है, बैंक द्वारा बैंक शुल्क लगाए इस व्यवहार में क्या होगा। तो दोस्तों बैंक अगर बैंक शुल्क लगाता है तो दो काम होते हैं बैंक शुल्क से दोस्तों। एक तो क्या होता है, पासबुक को डेबिट करते हैं और रोकड़ भाई को क्रेडिट करते हैं। पासबुक का डेबिट तो दोस्तों यहां पर इस व्यवहार में तो पासबुक का नाम शेष और रोकड़ भाई का कौन सा है, जमा शेष। ये दोनों आंसर ये भी सही है और आंसर ये भी सही है। दोनों ही आंसर दोस्तों यहां पर सही है, इसमें किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं है, दोनों के दोनों आंसर सही है। ये आपको ध्यान रखना, दोनों के दोनों पॉइंट आपके सही माने जाएंगे। ओके, तो यहां पर अपन कह सकते हैं दोस्तों, यहां पर बैंक द्वारा बैंक शुल्क लगाया, बैंक शुल्क अगर लगाया गया तो पासबुक को हमने डेबिट कर दिया। ओके, पासबुक को डेबिट कर दिया दोस्तों और रोकड़ भाई को क्रेडिट कर दिया, ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर सभी को? उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आता है बैंक समाधान विवरण। दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपके सामने कि बैंक समाधान विवरण जो कि एक बीआरएस होता है, बैंक समाधान विवरण पत्र द्वारा निम्न में से कौन सी अशुद्धि की जानकारी नहीं हो सकती। देखो मित्रों, बैंक समाधान विवरण से हम केवल इस प्रकार की अशुद्धि का पता लगा सकते हैं जिसकी एंट्री रोकड़ भाई में हो गई हो, पासबुक में नहीं हुई हो, या पासबुक में हो गई हो या रोकड़ भाई में नहीं हुई हो। अगर कुछ मदों का लेखा अगर दोनों जगह हो जाता है तो उस केस में दोस्तों हमें बैंक समाधान विवरण से वो गलती पता नहीं हो सकती। जैसे कि बैंक में जमा चेक लेकिन बैंक द्वारा अभी जमा नहीं किया, मतलब हमने चेक बैंक में जमा करा दिया, मतलब कि रोकड़ भाई को प्लस कर दिया लेकिन पासबुक अभी तक प्लस नहीं हुई, तो इस प्रकार की गलती का समाधान बैंक समाधान विवरण बनाकर किया जा सकता है। इस प्रकार की गलती का समाधान बैंक समाधान विवरण बनाकर किया जा सकता है। और समाधान करने के दो तरीके होते हैं, या तो पासबुक को जोड़ दो या रोकड़ भाई को क्या कर दो, माइनस कर दो। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको शेष किसका दे रखा। रोकड़ भाई के बैंक कॉलम में पोस्टिंग की अशुद्धि कर ली, रोकड़ भाई के बैंक कॉलम में अगर गलती हो जाती है तो सिंपल जो समाधान रोकड़ या रोकड़ का, अगर अपन रोकड़ या किसी प्रकार के रोकड़ का गबन करता है तो इस प्रकार की अशुद्धि का समाधान बैंक समाधान विवरण से नहीं हो सकता। बैंक ने ब्याज और कमीशन चार्ज किया लेकिन रोकड़ भाई में एंट्री नहीं हुई, मतलब कि पासबुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन दोस्तों रोकड़ भाई का बैलेंस कम नहीं हुआ। पासबुक का बैलेंस कम हो गया लेकिन रोकड़ भाई का बैलेंस कम नहीं हुआ, तो इसका समाधान कैसे करें, या तो पासबुक के बैलेंस को प्लस कर दो या रोकड़ भाई के बैलेंस को माइनस कर दो। ये डिपेंड करता है दोस्तों क्वेश्चन में आपको दे क्या रखा है, क्योंकि हमें पता है कि बैंक समाधान विवरण जो होता है वो या तो रोकड़ भाई के शेष से बनता है या पासबुक के शेष से बनता है। इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है दोस्तों, कोई टिपिकल नहीं है, कोई हाई थोबा नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। जितना टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में आने की कोशिश करेगा वो क्वेश्चन उतना ही डिलीट होगा,
क्योंकि कंफ्यूजिंग करने वाला कोई मैटर ही नहीं होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने ये कहना चाह रहा है कि जब रोकड़ बही का क्रेडिट शेष हो, बेसिकली आप जानते हो रोकड़ बही का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन यहां पर रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है, मतलब कि यह प्रतिकूल शेष है, मतलब कि अधिविकर्ष है। ओके, इसका मतलब जो सोचेंगे वो करेंगे नहीं, उल्टा करेंगे। देखते हैं, शेष दिया 1.5 लाख रुपए की राशि का एक चेक बैंक में जमा कराया, मतलब चेक बैंक में जमा कराया, मतलब रोकड़ बही को हमने प्लस कर दिया, परंतु रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ। अच्छा देखो, यहां पर एक चेक बैंक में जमा कराया, लेकिन इसका लेखा रोकड़ बही में नहीं हुआ, रोकड़ बही में इसका लेखा नहीं हुआ। अब दोस्तों में तो वैसा देखा जाए ये गलत है, यहां पर रोकड़ बही यहां लिख दो, परंतु पासबुक में उसका लेखा नहीं हुआ, क्योंकि रोकड़ बही तो हो गया ना। इसका मतलब हमने रोकड़ बही को प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक आपकी प्लस नहीं हुई। रोकड़ बही को प्लस कर दिया, लेकिन पासबुक आपकी प्लस नहीं हुई, तो क्या करें, या तो पासबुक को प्लस कर दो, पासबुक को प्लस कर देते, लेकिन दोस्तों हमारे पास पासबुक का बैलेंस तो ही नहीं, कोई बैलेंस किसका है, रोकड़ बही का, तो रोकड़ बही को वापस क्या कर दो, माइनस कर दो। रोकड़ बही को वापस आप क्या कर दो, माइनस कर दीजिए दोस्तों। तो रोकड़ बही को माइनस अगर करोगे तो दोस्तों क्या करोगे, रोकड़ बही को माइनस करोगे, माइनस कर देते दोस्तों, माइनस कर देते, लेकिन इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहां बैलेंस तो कौन सा है, क्रेडिट दे रखा है, तो रोकड़ बही को वापस क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब इसको ऑप्शन में कहीं है ही नहीं दोस्तों, तो आप ये कह लो 1.5 लाख रुपए घटाएंगे नहीं, 1.5 लाख जोड़ेंगे, यानी रोकड़ बही में अपन 1.5 लाख जोड़ेंगे, अगर इस क्वेश्चन को इस प्रकार से मॉडिफाई करते हैं तो। ओके, घटाएंगे नहीं दोस्तों, घटाएंगे नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी मैंने गलत कर दिया, मैंने ओके मैंने कर दिया, सॉरी मैंने गलत कर दिया, सही घटाएंगे, सही है भाई, सीधी सी बात है। 1.5 लाख रुपए से रोकड़ बही प्लस है, लेकिन पासबुक प्लस नहीं, तो रोकड़ बही को माइनस कर दो। रोकड़ बही को माइनस कर देते, नहीं तो प्लस ही होगा सर, जोड़ेंगे, आंसर होगा सी, जोड़ेंगे आएगा। ओके क्लियर। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है, जब पासबुक का अधिविकर्ष शेष हो, पासबुक का अधिविकर्ष शेष होता है दोस्तों डेबिट बैलेंस, जिसे हम प्रतिकूल शेष कहते हैं। ग्राहक की प्रार्थना पर बैंक ने 2500 रुपए की राशि का ड्राफ्ट निर्गमित किया, परंतु रोकड़ में इसका लेखा नहीं हुआ। मतलब कि दोस्तों 2500 रुपए से रोकड़ पासबुक कम हो गई, लेकिन रोकड़ भाई आपकी कम नहीं हुई, तो क्या करें, पासबुक को वापस प्लस कर दो। पासबुक को वापस प्लस कर देते, लेकिन बैलेंस अधिविकर्ष है, तो 2500 रुपए से दोस्तों पासबुक को वापस क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये आपको ध्यान रखना, पासबुक को 2500 रुपए से घटा देंगे। क्लियर, ये ध्यान रखना, मतलब समझने की कोशिश। देखो मित्रों, जब भी आपका अनुप्रतिकूल शेष हो, जब भी अपना प्रतिकूल शेष हो, तो जो सोचेंगे उसका अपोजिट करेंगे, जो सोचेंगे जो उसका अपोजिट करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न को देखने की कोशिश करो, पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट है, ग्राहक की प्रार्थना पर बैंक ने 2500 रुपए किसी को दे दिए, मतलब कि पासबुक का बैलेंस कम हो गया, लेकिन रोकड़ बही का बैलेंस कम नहीं हुआ। तो समाधान कैसे करें, या तो रोकड़ बही के बैलेंस को कम कर दो। रोकड़ बही के बैलेंस को कम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास रोकड़ बही का शेष ही नहीं है, तो पासबुक का बैलेंस वापस बढ़ा दो। बढ़ा देते, अगर ये बैलेंस दोस्तों अधिविकर्ष नहीं होता तो वापस क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, 2500 रुपए घटाएंगे। ओके, अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही प्यारा है, बहुत ही न्यारा है, बहुत ही दुलारा है। देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या रामायण है। देखो, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पासबुक का बैंक शेष ज्ञात करना है। रोकड़ बही का शेष आपको दे रखा है 15,000 रुपए, मतलब कि दोस्तों रोकड़ बही का बैलेंस है, और वो भी डेबिट बैलेंस। केस बुक का जो बैलेंस है वो 15,000 रुपए, और वो भी डेबिट है, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, 20,000 रुपए के चेक जारी किए, परंतु 6,000 रुपए के चेक की भुगतान हेतु प्रस्तुत है, बाकी मतलब 14,000 के चेक अभी तक नहीं हो। इसका मतलब 14,000 के चेक जारी हो गए, लेकिन दोस्तों इसका मतलब 14,000 की एंट्री, मतलब 14,000 रुपए से केस बुक कम हो गई, लेकिन पासबुक कम नहीं हुई। तो दोस्तों 14,000 रुपए पास केस बुक में वापस ऐड कर दो, ये लो प्लस कर दिया। 4,000 रुपए की राशि बैंक के चालू खाते से बचत खाते में स्थानांतरित कर दी गई, पर रोकड़ बही में एंट्री इसकी नहीं हुई। मतलब कि 4,000 रुपए दोस्तों आपके कम हो गए पासबुक से, लेकिन रोकड़ बही से कम नहीं हो, तो रोकड़ बही से भी क्या कर दो, कम कर दो। 8,000 रुपए की राशि गलती से पासबुक में जमा हो गई, मतलब 8,000 रुपए से पासबुक आपकी बढ़ गई। ओके, तो कोई बात नहीं दोस्तों, रोकड़ बही को भी 8,000 से क्या कर दो, बढ़ा दो। अब चेक करते दोस्तों इसमें कितना क्या सही है कितना गलत है। मतलब 8,000 रुपए की राशि गलती से पासबुक के जमा शेष में लिख दी गई, मतलब 8,000 रुपए से पासबुक आपकी बढ़ गई है, तो कोई बात नहीं, रोकड़ बही को भी 8,000 से बढ़ा दो। अब चेक करो दोस्तों कितना क्या सही बैठ रहा है। तो दोस्तों इसमें जो भी आंसर आएगा, ये 29,000 हो गया,
ये 29 और 8 आपका 37 हो गया, तो 37 में गया तो 33,000 रुपए, तो आंसर होगा दोस्तों आपका 33,000 रुपए, 33,000 रुपीज आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके, याद रखना, ठीक है। क्लियर सभी को? समझने की कोशिश करना दोस्तों, क्योंकि हम यहां पर चालू खाते से बचत खाते में स्थानांतरित करने की बात करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद अगर आता है अगला, क्लियर सभी को आता है? अब देखो अगला प्रश्न कहना चाह रहा है दोस्तों, आपका 630 नंबर का प्रश्न कहना चाह रहा है कि चेक जारी किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। मतलब कि आपकी केस बुक जो है, उस केस बुक में आपने इसको लेस कर दिया, लेकिन अभी तक पासबुक में दोस्तों वो लेस अभी तक नहीं हुआ, मतलब पासबुक में उसकी एंट्री नहीं हुई, इसलिए दोस्तों रोकड़ भाई और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। बैंक समाधान विवरण बनाते वक्त क्या करेंगे? दो काम करेंगे, या तो रोकड़ भाई में उसे जोड़ देंगे या पासबुक में उसे घटा देंगे। तो रोकड़ भाई का डेबिट शेष दिया गया हो या रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष दिया गया हो, तो अच्छा ये मत जोड़ी जाएगी। इस मत को कब जोड़ा जाएगा? जब रोकड़ भाई का बैलेंस या तो रोकड़ भाई का बैलेंस या तो आपका क्या दे रखो, रोकड़ भाई का बैलेंस डेबिट हो तो जोड़ेंगे, और एक दोस्तों पासबुक का बैलेंस क्रेडिट डेबिट हो तो जोड़ेंगे। दो केस ऐसे होंगे तब इस मत को जोड़ेंगे, बाकी मदों में अपन इसको लेस करेंगे। ओके, क्लियर सभी का है? यानी कि कहने का मतलब है कि रोकड़ भाई का जो बैलेंस है वो अगर डेबिट होगा तो अपन उसको ऐड कर देंगे, और पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट है तो उसको, क्योंकि अगर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होगा तब तो उसे माइनस किया जाएगा। पासबुक के बैलेंस को, अगर पासबुक का बैलेंस क्रेडिट है तो माइनस होगा। ओके, रोकड़ भाई का बैलेंस अगर डेबिट हो तो जोड़ेंगे, और रोकड़ भाई का बैलेंस अगर क्रेडिट हो तो माइनस करेंगे, ये आपको ध्यान रखना। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों कि बैंक समाधान विवरण बनाते समय आपको बहुत ही सिंपल एवं सोवर शब्दों में चीजों को समझना है। बीआरएस बनाना कोई टिपिकल नहीं दोस्तों, बैंक समाधान विवरण बनाना कभी कोई टिपिकल नहीं होता, ये बहुत ही आसान होता है। इसमें केवल ये देखना पड़ता है कि कौन सी मत को कहां पर लिखा है और कहां पर उसको नहीं लिखा। ओके, यानी कौन सी मत को लिखा और कौन सी मत को नहीं लिखा ये पता होना चाहिए, बस सारा काम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्तों किसी को है ही नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने आता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहना चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है चेक संग्रहण हेतु बैंक में भेजे, मतलब चेक संग्रहण हेतु बैंक में भेजे। इसका मतलब होता है कि केस बुक को हमने ऐड कर दिया, केस बुक को हमने प्लस कर दिया, परंतु चेक अभी अनादृत हो गए, मतलब कि आपकी पासबुक प्लस नहीं हुई। केस बुक को प्लस कर दिया लेकिन पासबुक अभी तक प्लस नहीं हुई, तो बैंक समाधान विवरण बनाते समय इस मत को कब कब जोड़ेंगे? अच्छा सुनो, इसका समायोजन करने का तरीका क्या होता है? या तो केस बुक को माइनस कर दो या पासबुक को प्लस कर दो। केस बुक को माइनस कब करते हैं? जब केस बुक का बैलेंस डेबिट हो, और पासबुक को माइनस कब प्लस कब करते हैं दोस्तों? जब इसका बैलेंस क्रेडिट हो। अब अगर जोड़ा कब जाएगा तो दोस्तों दो केस में जोड़ा जाएगा, या तो केस बुक का बैलेंस क्रेडिट हो या पासबुक का बैलेंस क्रेडिट हो। तो रोकड़ भाई का, यानी रोकड़ भाई का डेबिट शेष हो, नहीं दोस्तों रोकड़ भाई का अगर डेबिट शेष होगा तब तो इस मत को माइनस किया जाएगा, तो ये तो आंसर आपका हो ही नहीं सकता, या तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। अगर रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष होगा तो इस मत को अपन लेस करेंगे, मतलब इस मत को अपन क्या करेंगे? जोड़ेंगे। और पासबुक का दोस्तों अगर क्रेडिट शेष हो तो जोड़ा जाएगा। ये दो केस बी और सी आपका करेक्ट आंसर होगा, बी और सी आपका करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। ओके, अब ओके, ये बात आपको समझने की कोशिश करनी है। ओके, क्लियर सभी को? देखो मित्रों समझने की कोशिश करो, टिपिकल नहीं है, टिपिकल नहीं, बहुत इजी है। आप पहले इसको ये समझो, इस प्रश्न को ऐसे समझो कि चेक जमा कराया लेकिन भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं हुआ, तो इससे हुआ क्या? इस मद से यह हुआ कि आपकी जो केस बुक थी, केस बुक को तो हमने ऐड कर दिया, लेकिन पासबुक को अभी तक हमने ऐड नहीं किया, पासबुक में एंट्री नहीं हुई। तो इसका समाधान करने के दो तरीके हैं, या तो केस बुक को आप वापस से माइनस कर दो या पासबुक को ऐड कर दो। ये कब होता है? जब इनका केस बुक का बैलेंस डेबिट हो या इसका बैलेंस क्रेडिट हो। लेकिन दोस्तों अगर मान लो केस बुक का बैलेंस क्रेडिट है तो उल्टा होगा, यानी कि ऐड होगा, और पासबुक का बैलेंस अगर डेबिट हो तो उल्टा होगा, यानी लेस होगा। तो ऐड कब कब होगा? जब पासबुक का या तो क्रेडिट शेष हो या रोकड़ भाई का क्रेडिट शेष हो, तो ये मत ऐड होगी, ध्यान रखना। क्लियर सभी को? समझ आ रहा आप लोगों को सबको अच्छे से? तो बहुत अच्छा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है, देखते क्या करना जा रहा है। ये रहा कि निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर रोकड़ भाई का बैंक अधिविकर्ष ज्ञात करना है जब पासबुक का डेबिट शेष हो। पासबुक का डेबिट शेष हो, बेसिकली आप जानते हो पासबुक का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट होता है।
लेकिन प्रश्न में कह रखा है कि पासबुक का बैलेंस डेबिट हो। इसका मतलब जो हम सोचेंगे उसका जस्ट अपन अपोजिट करेंगे, क्योंकि पासबुक का डेबिट शेष होता है प्रतिकूल शेष। इसको हम प्रतिकूल शेष कहते हैं। ये हमारा अधिविकर्ष कहलाता है, यानी ये हमारा ओवरड्राफ्ट कहलाता है, याद रखना। क्लियर दोस्तों। अब ये कहता है चेक जारी किए परंतु भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं हुए। मतलब चेक जारी किए मतलब कि रोकड़ बही का बैलेंस हमने माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक का बैलेंस माइनस नहीं हुआ। तो क्या करें, पासबुक के बैलेंस को माइनस कर दे। माइनस कर देते अगर बैलेंस सही होता तो यहां पर दोस्तों 2000 रुपए हम प्लस कर देंगे। ये लो पहली बात। तो चेक जमा कराए परंतु संग्रहित नहीं हुए, मतलब कि रोकड़ बही को प्लस कर दिया, पासबुक को प्लस नहीं किया, तो पासबुक को प्लस कर दो। पासबुक को प्लस कर देते लेकिन दोस्तों बैलेंस उल्टा है, तो पासबुक को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 4000 रुपए आपके माइनस हो जाएंगे। बैंक शुल्क 500 रुपए, मतलब बैंक ने शुल्क लिया 500 रुपए, यानी कि पासबुक का बैलेंस 500 रुपए से कम हो गया, लेकिन रोकड़ बही का बैलेंस 500 रुपए से कम नहीं हुआ। तो क्या करें, रोकड़ बही पासबुक के बैलेंस को वापस बढ़ा दो। बढ़ा देते अगर बैलेंस सही होता तो यहां पर 500 रुपए को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज पासबुक में जमा हो गया, मतलब 1000 रुपए पासबुक में बढ़ गए लेकिन रोकड़ बही में नहीं बढ़े, तो क्या करें, पासबुक से वापस कम कर दो। पासबुक से कम कर देते अगर बैलेंस सही होता तो यहां पर 1000 रुपए प्लस कर देंगे। बस इनको प्लस माइनस कर लो। 8 और 2 10, 10 1 11, 11 में 4 गए 7 और 6.5, तो 6500 पड़ेगा। ये लो 6500 रुपए आपके रोकड़ बही का अधिविकर्ष शेष निकल के आ जाएगा। ये 6500 रुपए क्या है दोस्तों, ये रोकड़ बही का क्रेडिट शेष है, क्योंकि दोस्तों ये आपका पासबुक का डेबिट शेष है, तो आंसर आएगा रोकड़ बही का क्रेडिट शेष। और रोकड़ बही का जो क्रेडिट शेष होता है दोस्तों वो अधिविकर्ष होता है, जिसे अपन प्रतिकूल शेष कहते हैं, उसे हम प्रतिकूल शेष कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर सभी को, समझ आ रहा सभी को अच्छे से दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न करना चाह रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। पासबुक का डेबिट शेष क्या बताता है, प्रतिकूल शेष बताता है, अधिविकर्ष को बताता है। पासबुक का डेबिट शेष जो होता है वो अधिविकर्ष होता है, प्रतिकूल शेष होता है। ये आपको ध्यान रखना। ये मैं 1000 बार समझा दिया आप लोगों को। और आई होप दोस्तों इतने सारे प्रश्न करने के बाद मैं मानता हूं आपका बैंक समाधान विवरण का एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर पासबुक के बैंक शेष को बताना है जब रोकड़ बही का डेबिट शेष हो। मतलब अपने पास केस बुक का बैलेंस दे रखा। देखो मित्रों सुनो, ये केस बुक का शेष है, केस बैलेंस एज पर, मतलब आपका डेबिट बैलेंस ऐसे लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर केस बुक, यानी कि केस बुक का जो डेबिट बैलेंस है वो कितना है आपका 10,000 रुपए। मतलब जो भी परिवर्तन होगा वो रोकड़ बही में होगा, जो भी परिवर्तन होगा रोकड़ बही में होगा। चेक संग्रहण हेतु जमा कराए परंतु बैंक द्वारा अभी तक उनका संग्रहण नहीं हुआ। मतलब कि हमने रोकड़ बही को प्लस कर दिया लेकिन पासबुक में अभी तक प्लस नहीं हुआ, तो क्या करे, रोकड़ बही में से वापस क्या कर दो, माइनस कर दो। ये लो रोकड़ बही में से हमने माइनस कर दिया। चेक लिखे परंतु अभी तक भुगतान हेतु, मतलब कि हमने चेक काट दिए, 3000 रुपए से केस बुक कम हो गई लेकिन पासबुक कम नहीं हुई, तो रोकड़ बही को वापस से 3000 से क्या कर दो, प्लस कर दो। स्थायी जमा पर बैंक ने ब्याज दिया, मतलब कि दोस्तों बैंक ने ब्याज दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस बढ़ गया लेकिन रोकड़ बही का बैलेंस नहीं बढ़ा, तो कोई बात नहीं, पासबुक के बैलेंस को भी, रोकड़ बही के बैलेंस को भी बढ़ा दो। ओके, अब इनको एडजस्ट करो। 10 और 13, 13 के बाद 13 में 11, 11,750 रुपए। तो 11,750 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। 11,750 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस आंसर को क्या बोलोगे, अच्छा ये आंसर किसका होगा, पासबुक का। और पासबुक का कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 11,750 रुपए हो जाएगा। मतलब कि दोस्तों बैंक समाधान विवरण बनाते समय आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बैंक समाधान विवरण बनाते समय ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बस इतना सा पता करना कि कहां पर एंट्री हुई और कहां पर एंट्री नहीं हुई। अगर रोकड़ बही प्लस हुआ है तो पासबुक भी प्लस होगा। रोकड़ बही अगर माइनस हुआ है तो पासबुक भी माइनस होगा। रोकड़ बही प्लस, अगर पासबुक प्लस हुआ है तो रोकड़, मतलब कि जो चीज रोकड़ बही में होती है वही चीज पासबुक में होनी चाहिए। बस आपको यह पता करना है कि कौन सी चीज कहां पर हो रही है, कौन सी चीज का लेखा कहां पर हो रहा है, कौन सी चीज का लेखा कहां पर नहीं हो रहा, इस बात को पता करना है और उसके बाद आराम से प्रश्न को हल करना है। आपका प्रश्न दोस्तों कभी भी गलत नहीं जाएगा। आपका प्रश्न कभी भी दोस्तों गलत नहीं होगा, इस बात की दोस्तों मैं गारंटी देता हूं। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता दोस्तों यहां पर नहीं है। ओके, तो बताओ समझ आ रहा है आप सभी को। अब जानते हैं दोस्तों आपका, जब पासबुक का अधिविकर्ष शेष दिया गया हो,
दोस्तों आप जानते हो पासबुक का अधिविकृत शेष कब होता है? जब उसका डेबिट बैलेंस होता है, जिसे हम प्रतिकूल शेष बोलते हैं। ये अनुकूल शेष नहीं, प्रतिकूल शेष होता है, इसे प्रतिकूल शेष अपन कहा जाता है। अब इसका मतलब जो हम सोचेंगे उसका जस्ट अपोजिट करेंगे। प्रश्न कहना चाह रहा है तो 5,500 रुपए की राशि गलती से पासबुक में क्रेडिट हो गई, मतलब कि पासबुक को हमने गलती से प्लस कर दिया, तो क्या करें? पासबुक को वापस माइनस कर दो। भाई माइनस कर देते, लेकिन बैलेंस 200 डेबिट है, मतलब उल्टा है, तो पासबुक को वापस 5500 क्या करेंगे? प्लस करेंगे। याद रखना। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई ना? ठीक है सर जी, मैंने आज मैं आज मैंने एक दिन में सेंट्रल टेंडेंसी आज खत्म कर दी। ओके दोस्तों, सेंट्रल टेंडेंसी खत्म कर दी, निपटा दिया सर। पक्का दोस्तों? बहुत अच्छा दोस्तों, गुरुदेव समझा सभी को। तो अब देखो मित्रों, सिंपल सी बात है, 5500 रुपए से गलती से पासबुक को क्रेडिट कर दिया, मतलब 5500 रुपए से पासबुक को बढ़ा दिया, तो पासबुक बढ़ गई, रोकड़ बही नहीं बढ़ी, तो क्या करें? रोकड़ बही को बढ़ा दो। बढ़ा देते, रोकड़ बही का बैलेंस हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बैलेंस पासबुक का है, तो पासबुक में से माइनस कर दो। माइनस कर देते, अगर पासबुक का बैलेंस अगर सही होता, तो यहां पर पासबुक का बैलेंस अधिविकृत है, तो जो सोचेंगे उसका जस्ट उल्टा करेंगे। सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके दोस्तों, ये था दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों मैं तो मेरी स्पीड के अकॉर्डिंग चलोगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, मस्त रहो दोस्तों, बिंदास रहो, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बस इतना दिमाग में धारण कर लो भी फिलहाल कि हमें 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें बिजनेस मेथड पढ़ना है। ओके, 8 से लेकर 8:30 बजे हमें जीए भंडार पढ़ना है। ओके, 9 से लेकर 10 बजे हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है, और 10 से लेकर दोस्तों 11 बजे तक हमें अकाउंट्स पढ़नी है। आज दोस्तों मैंने जीए भंडार में रूल नंबर 61 से लेकर 73 आपको कराए थे, यानी कि चैप्टर नंबर 5 मैंने आज आपको पूरा कवर करा दिया। ये सारी क्लासें आपको देखनी है, चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, जैसे भी आपको लगे वैसे आप लोग कर दो। ओके, ये आपको ध्यान रखना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। सर बीआरएस इतने क्वेश्चन हो गए कि अब क्वेश्चन गलत हो जाए, बेटा गलत तो तुम्हारा एक भी नहीं होगा, तुम्हें मान के दो। तुम ये सोच के देखो दोस्तों, जब तुम 6,666 प्रश्नों की इस किताब को कर लोगे ना, तो उसके बाद गलत, यानी इस अभ्यास बैच को जिसने कंप्लीट देख लिया, और दोस्तों बता दो ये अभ्यास बैच हम कंप्लीट करेंगे लगभग 5 फरवरी तक, लगभग 5 फरवरी तक दोस्तों इस अभ्यास बैच को हम कंप्लीट कर देंगे, चाहे मैराथन क्लासेस लगानी पड़े दोस्तों। लेकिन अभ्यास पेज की दोस्तों सारी क्लासें आपको मतलब आपको हम 6,666 प्रश्न जो है ये सारे एक एक प्रश्न हल करके देंगे, एक एक प्रश्न हल करके। दोस्तों किताब को लेने से एग्जाम पास नहीं होगा दोस्तों, धारणा, इस किताब को लेने से एग्जाम पास नहीं होगा। ये जो किताब आप देख पा रहे होंगे, इस किताब को लेने से एग्जाम पास नहीं होगा। इस किताब का सॉल्यूशन देखना आपको, और सॉल्यूशन का तरीका देखना है कि आपको किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करके दे रहे हैं, तब जाके दोस्तों आप लोग जूनियर अकाउंट बन पाओगे, और मैक्सिमम विद्यार्थी इस प्लेटफॉर्म से पढ़कर जूनियर अकाउंट बन पाएंगे। धारणा मैं चाहता हूं मैक्सिमम से मैक्सिमम विद्यार्थियों का सिलेक्शन इस प्लेटफॉर्म से होना चाहिए, मैक्सिमम विद्यार्थी जूनियर अकाउंट बनने चाहिए दोस्तों। लगभग 2000 प्लस विद्यार्थी जो टारगेट लेके अपन चल रहे हैं, इतने बच्चे तो दोस्तों इस जूनियर अकाउंट बनने ही चाहिए। ओके ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।